हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी। वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडी और टेक। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएस 001 के यूनिट 29 पॉलिटिकल थ्योरी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण की दुनिया में राजनीतिक सिद्धांत। स्क्रीन पे दिए गए सभी कोर्सेज के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहां पर आपको इन सभी वीडियोस के फ्री पीडीएफ अवेलेबल होंगे और हमारे चैनल के रिगार्डिंग सारे अपडेट्स मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम दो क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, दो क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे, एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, और ये काफी इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी ग्लोबलाइजेशन के बारे में जानते हैं, है ना। लोगों का, सामान का, करेंसी का, बिजनेस का, सर्विस का, इन सब का क्या होना, इंटरकनेक्ट होना, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, आदान प्रदान होना। तो इंटरेस्टिंग इसलिए रहेगा क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन को पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेट करके पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स को साथ लेके पढ़ेंगे। सो अब देखते हैं कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पर्टिकुलर यूनिट से। फर्स्ट है, व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर पॉलिटिकल थ्योरी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। ये जो ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड है, इसमें जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसको क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हुआ है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से, इसका जो भी एक्सप्लेनेशन है एंड तक देखिएगा। सेकेंड है, हाउ ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट्स नेशन स्टेट। कैसे जो ग्लोबलाइजेशन है वो नेशन स्टेट्स को अफेक्ट करता है। अब देखो, ग्लोबलाइजेशन के जितने फायदे हैं ना, उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा नुकसान भी हैं, और आज हम इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Globalization is the process of interconnection and interdependence among people, countries and business across the world। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ये क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, चीजों का क्या होना, ग्लोबली घूमना, है ना। जो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो पीपल होते हैं, जो कंट्रीज होती हैं, जो बिजनेसेस होती हैं, वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं और इंटरकनेक्टेड होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे आगे। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लो ऑफ गुड्स। ग्लोबलाइजेशन में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, गुड्स का फ्लो देखने को मिलता है। जैसे अगर हम इंडिया में टॉयज की बात करें, तो हमारी जो टॉयज की मार्केट है वो बहुत बड़ी है, और उतना ही ज्यादा जो उसका रेशो है, जो उसकी परसेंटेज है, वो कहाँ से हम इम्पोर्ट करवा रहे हैं, चाइना से इम्पोर्ट करवा रहे हैं, है ना। जो भी हमारा स्टेशनरी का सामान होता है वो या तो चाइना से आता है या फिर वो कोरिया से आता है। ऐसे जो हमारे टॉयज है वो या तो चाइना से आते हैं या वो कोरिया से आते हैं। बात करें सर्विसेज की, फ्लो ऑफ सर्विसेज, बात करें अगर हम एमएनसीज का एग्जांपल ले सकते हैं, राइट। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भले ही हमारे देश में खुली है, हमारे देश के लोग उसमें काम कर रहे हैं, हमारे देश के लोगों को सैलरी मिल रही है, लेकिन जो हेड है वो तो किसी और देश में बैठे हुए हैं ना, जो हेड ऑफिस है वो किसी और देश में है। तो ये कब पॉसिबल है, जब ग्लोबलाइजेशन है, वरना ऐसे कोई किसी के देश में जाके थोड़ी अपना बिजनेस रन कर सकता है। नेक्स्ट है कैपिटल। जो भी लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, वो इंडिया में अपने पेरेंट्स या फैमिलीज के पास जो अपनी सैलरी होती है या जो भी अमाउंट होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, वो जो लोग भेजते हैं वो किस में आता है, डॉलर में, है ना। अगर जिस मतलब जो भी कंट्री की करेंसी होती है उस करेंसी में यहाँ पे पैसा आता है। और हमारे देश से भी अगर हम दुबई जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं या फिर रशिया जा रहे हैं, तो हम वहाँ पे अपनी करेंसी लेके जाएंगे, वहां पे चेंज कराएंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये फ्लो ऑफ कैपिटल हो रहा है। ऐसे इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे हो सकता है, सोशल मीडिया। हम यहाँ बैठे बैठे वेस्टर्न कल्चर को इतना ज्यादा अडॉप्ट करते जा रहे हैं। कोरिया के जो सिंगर्स है उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो ऐसा लगता है कि कोरिया में कम है और इंडिया में ज्यादा हो गई है ना। तो ये सारी चीजें कब पॉसिबल है, जब ग्लोबलाइजेशन है। सो ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट एंड इकोनॉमीज। ग्लोबलाइजेशन में हमें इंटीग्रेशन देखने को मिलता है मार्केट्स का और इकोनॉमीज का। जो हमने वो चाइना का और कोरिया का टॉयज वाला एग्जांपल लिया था ना, स्टेशनरी वाला, सेम वही। इट ऑल्सो इन्वॉल्व सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। ग्लोबलाइजेशन यही तक सीमित नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे बाहर के लोगों को देख पा रहे हैं, उनके कल्चर को देख पा रहे हैं, या फिर इकोनॉमीज या फिर कैपिटल ट्रांसफर हो रही है। बहुत सारे और भी एस्पेक्ट्स है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है। कैसे है,
चलिए आगे डिस्कस करते हैं। चैलेंजेस फेस्ड बाय नेशन स्टेट्स, क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से राज्य को या फिर देश को देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है लॉस ऑफ सॉवरेनिटी, सेकंड है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, थर्ड है कल्चरल होमोजेनाइजेशन, फोर्थ है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और फिफ्थ है राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। अब हम इनको डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट है लॉस ऑफ सॉवरेनिटी। As a globalization increased interdependence among countries, it became difficult for countries to exercise completely control over its economy, politics and society. It increased political crises and conflicts. अब हम एक एग्जांपल हम जो इसमें दिया हुआ है बाद में पढ़ेंगे, पहले हम वो एमएनसी वाला एग्जांपल रिकॉल कर लेते हैं। मान लो कि आप दिल्ली एनसीआर में जाते हो, गुरुग्राम या फिर ग्रेटर नोएडा या फिर आप नोएडा जाते हो, वहां पे जो भी आपको एमएनसीज देखने को मिलती है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज, वहां पे आप जॉब कर रहे हो, तो जो भी व्यक्ति उस कंपनी को ओन कर रहा है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन उस कंपनी को ओन कर रही है, तो जब वो यहाँ पे अपना सेटअप लगाएंगे ना, तो उनकी भी कुछ शर्तें होंगी जो हमें माननी होंगी और हमारी भी कुछ शर्तें होंगी जो उन्हें माननी पड़ेंगी। भाई हमारे राज्य में लगा रहे हैं तो हमारी शर्त तो उन्हें माननी ही पड़ेगी, जो भी हमारी टर्म्स और कंडीशंस होंगी, बट उनकी भी हमें माननी पड़ेगी। इसका मतलब हमारी जो सॉवरेनिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि हम एकदम आजाद हैं, हम अपने देश को, अपने राज्य को अपनी मर्जी से चला रहे हैं, कोई भी बाहर का इंटरफेरेंस किसी भी प्रकार का नहीं हो सकता। लेकिन ग्लोबलाइजेशन में हमने क्या देखा, अभी जो भी उस एमएनसी को ओन कर रहा है उसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो हमें माननी पड़ेंगी, राइट। तो इससे क्या होगा, हमारी जो सॉवरेनिटी है वो क्या हो रही है, उसका लॉस होता जा रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, फार्मर्स बिल। आप सभी को याद होगा कि जो किसान बिल आया था, जो फार्मर्स बिल आया था, कनाडा ने उसको कितना ज्यादा सपोर्ट किया था। अब कुछ के लिए वो नेगेटिव सपोर्ट है, कुछ के लिए वो पॉजिटिव सपोर्ट है, लेकिन ये जो सपोर्ट था, जो कि कनाडा के साथ साथ और भी हमें बहुत सारे देशों से देखने को मिला था, ये क्या था, ये क्या हमारी लॉस ऑफ सॉवरेनिटी नहीं था, क्योंकि भाई ये हमारे देश का मैटर है, हम सॉल्व करेंगे। आप जो देश है, आपका क्या मतलब कि हमारे देश में क्या चीज चल रही है, हम ये चीज भी तो बोल सकते हैं ना कि आपका क्या मतलब, आप अपने देश को चलाओ, हम अपने देश को चला रहे हैं, हम कुछ भी करें, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, हमारी तरफ से ये स्टेटमेंट गई थी कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आप अपना देश चलाओ, हम अपना देश चलाएंगे या हम अपने काम खुद देख लेंगे, क्योंकि हम एक ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड का हिस्सा हैं, जहाँ पे जो ग्लोबलाइजेशन है वो हर एक एक्सपेक्ट में हमें देखने को मिलती है। और इसी की वजह से कभी कभी जो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस हैं और कॉन्फ्लिक्ट हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी चीज कर रहे हैं और बाहर से उसके लिए सपोर्ट आ रहा है या फिर हेट आ रहा है, तो वो क्या चीज है, वो एक ग्लोबलाइजेशन का ही हिस्सा है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इंक्रीज इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, rich countries benefits and poor countries gain loss, competition increase between countries, today's a country's economy is the basis of country's identity। अब आप एक चीज देखो, हमने इसको बहुत छोटे से एग्जाम्पल से लेंगे, बट आपको जो सोचना है वो बड़े लेवल से सोचना है। मान लीजिए कि एक एरिया में ना 4 दुकानें हैं, ठीक है, चारों ही आपकी बेकरी हैं, राइट। तो अभी क्या होगा कि चारों ने ना अपने नॉर्मल प्राइस रखे होंगे ताकि जो 4 हैं उन चारों की शॉप अच्छे से चले। लेकिन मान लीजिए अगर उनमें से 3 लोगों ने अपनी शॉप बंद कर दी, तो फिर अब वो जो एक शॉप है उसे पता है कि वो एक ही शॉप रह गई है, तो पहले जो वो केक हमें 500 का दे रहा था, अब वो हमें 800 का दे, चाहे 1000 का दे, चाहे वो हमें 1200 का दे, अगर हमें खरीदना है तो हमें तो उसी से खरीदना पड़ेगा, है ना। तो ये अब हम इसको थोड़ा बड़े लेवल पे होके देखते हैं। ऐसी जो भी हमने क्या पढ़ा था कि गुड्स वगैरह का और कैपिटल का, इकोनॉमी का, मार्केट का, हर चीज का फ्लो होता है, राइट। तो अगर हम एक देश से कोई चीज ले रहे हैं, मान लो बहुत सारे देशों से हम कोई चीज ले रहे हैं, कोई सेम चीज, और बहुत सारे देशों ने वो चीज देनी बंद कर दी, और फिर हम किसी एक देश से लेंगे और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं, तो अगर वो हमें इंटू 3 में भी देगा ना, तो भी हमें वो चीज लेनी पड़ेगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो रिच कंट्रीज होंगी वो उनको बेनिफिट होगा और जो पुअर कंट्रीज होंगी उनको नुकसान हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्रिप्टो और बिटकॉइन इसके काफी बड़े एग्जाम्पल्स हैं।
एंड टुडेज द कंट्री इकोनॉमी इज द बेसिस ऑफ कंट्रीज आइडेंटिटी। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे कि हमारे समाज में होता है कि जिसके हाथ में पावर या फिर पैसा होता है वही उसकी पहचान होती है, भले ही उसका व्यक्तित्व खराब हो, उसका नेचर, उसका बिहेवियर, उसका कैरेक्टर खराब हो, बट अगर सामने वाले के हाथ में थोड़ी भी पावर है या पैसा है तो फिर उसको जो समाज में है वो सुपीरियर माना जाएगा, उसको ऊंचा दर्जा दिया जाएगा। ऐसे ही हम इसको ग्लोबली भी देख सकते हैं। जिस देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी है वो देश सब उसको ऐसे करेंगे कि आप ही महान है ना, और जो बेचारे गरीब देश है उनके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट, कल्चरल होमोजेनाइजेशन, जिसका पार्ट हम सभी बन चुके हैं। कल्चरल होमोजेनाइजेशन में हमें क्या देखने को मिलता है? वेस्टर्न कल्चर बिकेम डोमिनेंट। जो वेस्टर्न कल्चर है वो डोमिनेंट होता जा रहा है। हम लोग अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं और बाहर का जो कल्चर है उसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं। इट स्प्रेड वेरी फास्टली, बहुत स्पीड से जो बाहर का कल्चर है वो यहाँ फैलता जा रहा है। लॉस ऑफ वंस ओन कल्चर एंड रिच ट्रेडिशन, इरोजन ऑफ वैल्यूज एंड नॉर्म्स। बात करें हम लोग अपने कल्चर की, अपने ट्रेडिशंस के, जो हमारे नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, यानी कि हमारे जो भी रीति रिवाज होते हैं, हम लोग उनको भूलते जा रहे हैं, है ना। जैसे कि अगर बात करें रिसेंटली अभी होली गई है तो हम एक एग्जांपल होली का ही ले लेते हैं। पहले के टाइम पे होली में क्या होता था? घर में गुंजिया बनती थी और बहुत सारे खाने की चीजें बनती थी। लोग घर में पापड़ बनाया करते थे, छत पे सुखाया करते थे, है ना। फिर बाहर से सारे रिश्तेदार आते थे, सब लोग होली खेलते थे और प्रॉपर जो ढोलक होती थी लोग उसको लेके बैठते थे। जो ढोल होते हैं, नगाड़े होते हैं, वो सारी चीजें बजती थी। लोग एक साथ खाना खाना पसंद करते थे, है ना। बट आज के टाइम पे देखा जाए तो ढोल नगाड़ों को रिप्लेस कर दिया है हमारे डीजेज ने, और जो डैग होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, इन्होंने, है ना, वूफर सिस्टम ने। बात करें वो गुंजिया, वो पापड़, तो अब हर चीज हमारी मार्केट से आती है ना। पहले ठंडाई पीते थे, अब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, राइट। पहले हम बड़ों का आशीर्वाद लेते थे, अब तो हम ऐसे ही किसी के ऊपर भी बैलून फोड़ देते हैं। तो ये क्या चीज है? ये सब कल्चरल होमोजेनाइजेशन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पहले भी हम एक वीडियो में ये एग्जांपल ले चुके हैं कल्चरल होमोजेनाइजेशन का। बात करें अगर हम इंडियन वेडिंग्स की, तो अगर हम पर्टिकुलर हिंदू रिलीजन के बारे में बात करें तो शादी में कितने सारे रीति रिवाज होते थे। कम से कम 4 महीने पहले से शुरू हो जाते थे। रोज जो लेडीज होती थी वो होता है ना, वो गीत गाती थी, ढोलक बजाती थी, बताशे बटते थे, बहुत सारी तरीके की पूजा होती थी ताकि रिश्ता अच्छा बना रहे, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, है ना। और भी बहुत सारी चीजें होती थी, बहुत सारे रीति रिवाज होते थे। आज के टाइम पे क्या होता है? क्या होता है बताओ? आज के टाइम पे जैसे कोई अवार्ड फंक्शन हो, ऐसे ही जो भी आपके इवेंट मैनेजर होते हैं वो माइक लेके खड़े हो जाते हैं और बस वो अपना शाउट करते रहते हैं, बाकी लोगों से क्लैपिंग कराते रहते हैं। लोग आते हैं, खाना खाते हैं, शगुन देते हैं, नहीं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, नहीं देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और अपना चले जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा चेंज है। एक और चेंज देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम पूजा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। पहले के टाइम पे जो लोग पूजा करते थे वो घर पे अपना घंटी बजाते थे, शंखनाद होता था, सब लोग एक साथ बैठते थे। ट्रेडिशनल प्रॉपर सूट, साड़ी, कुर्ता पजामा, धोती, ये सारे कपड़े हम लोग पहनते थे, अच्छे से बैठकर पूजा करते थे, है ना। बड़ों का आशीर्वाद लेते थे, खुद से आरती या जो भी भजन होते हैं वो गाते थे। बिल्कुल ऑपोजिट आज के टाइम पे चल रहा है। कोई भी पंडाल देख लो, चाहे वो गणपति पंडाल हो, चाहे वो दुर्गा माता जी का पंडाल हो, हमें उसमें क्या देखने को मिलता है कि जो भी वहां पे डैग या स्पीकर्स हैं उनपे जो भी हमने भजन है, आरती है, या फिर भजन आरती भी नहीं, भजन आरती के नाम पे जो सॉन्ग्स होते हैं, है ना, बॉलीवुड के सॉन्ग या फिर जो उधर के सॉन्ग्स होते हैं, हम वो चला देते हैं। एक जना हाथ में आरती ले लेता है और एक और सिस्टम आता है जिसमें घंटी वंटी शंख वंख सब अपने आप ही बजता रहता है, इंसान को उसमें कुछ करना ही नहीं है। वो एक मशीन आती है, आपने आसपास के मंदिरों में देखी होगी, है ना। और लोग आरती, लोगों को आरती आती ही नहीं है, लोगों को जनगण मन भी नहीं आता, है ना, और आरती भी नहीं आती। तो ये सारी चीजें क्या है? इतना चेंज, शादी में चेंज, पूजा पाठ में चेंज। जो पहले धोती कुर्ता साड़ी सूट पहनते थे
अब वो कुछ भी पहन के जो है वो चले जाते हैं, जीन्स टॉप वगैरह वगैरह, है ना। तो यहाँ पे किसी भी चीज के लिए हेट नहीं है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं पहले के टाइम में और अब के टाइम में। क्योंकि कल्चरल होमोजेनाइजेशन में क्या हो रहा है, हम अपनी वैल्यूज को, अपने नॉर्म्स को खत्म करते जा रहे हैं, इरोड करते जा रहे हैं, हम अपने रिच ट्रेडिशंस को खोते जा रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज, आज के टाइम पे संस्कृत तो भूल ही जाओ किसी को आती है, हिंदी लोगों को आती है, वो भी कुछ तो दिखाते ऐसे हैं कि उनको आती ही नहीं है, कुछ इतनी टूटी फूटी बोलते हैं जैसे उनको बोलना पड़े कि भैया तुम जाकर पहले इंग्लिश की हिंदी की क्लास लेके आओ, है ना। और कुछ को तो सच में ही नहीं आती है, जो मतलब गांव में भी लोग पैदा हुए हैं ना, लेकिन जो बचपन में ही शहरों में आ गए, उनका क्या है, मुंबई दिल्ली गोवा यहाँ पे आ गए, वो तो बिल्कुल ऐसे इंग्लिश में बात करते हैं जैसे वो बाहर देश से आए हैं, वो इंडिया के है ही नहीं, उनको हिंदी का कुछ पता ही नहीं है। और अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप बहुत अच्छे हो। ये क्या है, ये कल्चरल होमोजेनाइजेशन है, जो कि किसकी वजह से दिख रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से दिख रहा है। और एग्जांपल ले लेते हैं फ्यूजन ऑफ म्यूजिक, है ना, केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, पॉप डांस। आजकल हम देखें तो कोरिया के जो सिंगर्स हैं, एग्जैक्टली मैं नहीं जानती हूँ उनको क्या बोलते हैं, शायद के पॉप बोलते हैं या फिर जो भी बोलते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा क्या बोलते हैं। मैंने देखा है कि लोग उनके बहुत ज्यादा फैन होते जा रहे हैं, गर्ल्स बहुत ज्यादा फैन होती जा रही है। आज के टाइम पे एक नया ट्रेंड चला है कि अपने से बहुत ही ओवर साइज कपड़े पहनने, जो कि हमने कोरिया से मतलब लोगों ने लिया है ना। तो ये सारी चीजें आती हैं कल्चरल होमोजेनाइजेशन में। ये वाला पॉइंट थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग था, तो आप लोगों को मुझे मजा आ रहा था बहुत सारे एग्जांपल्स बताने में। अगर आप भी कल्चरल होमोजेनाइजेशन का कोई बहुत अच्छा एग्जांपल जानते हैं तो कमेंट में मुझे जल्दी बताइएगा। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। हमारी जो इच्छाएं हैं उनका अंत नहीं है ना। तो हमें हर दिन कोई नई चीज चाहिए। लोग गाँव में रहना पसंद नहीं करते हैं, उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो शहरों में आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अर्बनाइजेशन होता है। हालांकि आज के टाइम पे बहुत से गाँव में इतनी ज्यादा फैसिलिटीज हैं जो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की गई थी। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने देखा है कि क्या हो रहा है, कोई एक मशीन आने लग गई है, शायद बहुत टाइम पहले से आ रही है वो, उसमें आपको आटा और पानी स्टोर करके रखना है, अपने आप वो मिक्स हो जाएगा, है ना, उसका बैटर बन जाएगा और अपने आप वो बिल जाएगा। आपकी पूरी जो रोटी होती है ना, जो चपाती होती है, वो पूरी बन के तैयार हो जाती है, और बस एक रोबोट और रख लो जो आपको खिला भी दे, वो तो आपको तो हिलना भी नहीं पड़ेगा। पहले उठ के हम थोड़े जो स्विच होते थे ये ऑफ कर दिया करते थे, एसी के, फैन के, लाइट के। अब तो रिमोट आते हैं, रिमोट भी नहीं, फोन से कर दो, फोन में एप्लीकेशन डालो और फैन ऑफ कर दो, एसी ऑफ कर दो, लाइट ऑफ कर दो, ऑन कर दो, जो करना है कर दो। हमारी जो डिमांड्स बढ़ती जा रही है ना, इनसे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंडस्ट्रियल वेस्ट, मॉनसून चेंज, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। यार बारिश तो हम देखते हैं ना, अब ना के बराबर ही होती है, या तो 2 दिन ऐसी होगी कि पानी भर जाए या फिर तो होती ही नहीं है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें सर्दी, दिसंबर में सर्दी आती है, फरवरी के एंड तक या मार्च के स्टार्टिंग तक चली जाती है, पूरे साल गर्मी चिप यही सारी चीजें रह गई हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ना कंपटीशन है, हर देश अपने आप को आगे ले जाना चाहता है। जो कोल्ड वॉर के टाइम पे हुआ था ना, कि यूएस अगर 2 मिसाइल बना रहा है तो यूएसएसआर 4 बना रहा है, जिसकी वजह से बाद में जो उनकी इकोनॉमी थी यूएसएसआर की, वो स्टैग्नेंट हो गई थी। बट उसके बाद भी ऐसे ही कंपटीशन आज के टाइम पे चल रहा है, हर कोई अपने आप को ना बहुत ज्यादा आगे ले जाना चाहता है, हर कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट चाहता है, जिसकी वजह से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो खत्म होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। एक और एग्जांपल है अभी जो हमने एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वाला पढ़ा है, अभी करंटली हम बात करें तो मेट्रो की कंस्ट्रक्शन बहुत स्पीड से हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे, मैं कह रही हूँ बहुत सारे जो पेड़ हैं जो बहुत पुराने हैं, उन्हें जड़ से उखाड़ दिया गया है। बहुत सारे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं जिनकी वजह से लोगों को उनके घर से हटा दिया गया है। तो ये सारी चीजें हम लोगों की सुविधा के लिए हो रही है, फायदे के लिए हो रही है, लेकिन इससे प्रकृति को कितना नुकसान है बताओ। हजारों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं मेट्रो के नाम पे। और जो अंडरग्राउंड मेट्रो बनती है उससे क्या होती है, आपको पता है दिल्ली को खोखला बोला जा रहा है, कि दिल्ली खोखली होती जा रही है। क्यों? अंडरग्राउंड सबवेज बन रहे हैं, ट्रांसपोर्ट निकल रहा है और आपकी मेट्रो दौड़ रही है। तो इस चीज से क्या होता है, अर्थक्वेक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि हम देख भी रहे हैं। इतने ज्यादा अर्थक्वेक आने लग गए हैं जितने पहले आते ही नहीं थे।
लास्ट है राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि एमएनसीज, एनजीओज। अब क्या है, एनजीओ के नाम पे ऐसे ग्रुप्स, ऐसे एसोसिएशंस बन गए हैं जो कि टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज करते हैं गुड वर्क के नाम पे, जो कि आपके बच्चों को लेके तो जाएंगे कि हम इन्हें पढ़ाएंगे, हम सारा खर्चा उठाएंगे, है ना। जो गरीब बच्चे होते हैं उनको लोग ले जाते हैं कि जी हमारा एनजीओ आपके बच्चों को आईएएस बना के छोड़ेगा, और करवाते क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना, ड्रग्स का सप्लाई, ये सारी चीजें। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। लोग क्या करते हैं, एनजीओ के नाम पे तस्करी करते हैं, या फिर बाहर तो बोर्ड लग जाएगा एनजीओ का, जी हम लोगों का भला कर रहे हैं, हम लोगों को फोन करते हैं कि आपको हमसे कोई मदद तो नहीं चाहिए, और असल में हम क्या कर रहे होते हैं, हमें कॉल करते हैं कि सर या मैम आपकी लॉटरी लग गई है 20 लाख रुपए की, आप बस एक ओटीपी बता दीजिए, हम अभी ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। तो ये सब कौन कर रहा है, नॉन स्टेट एक्टर्स जो होते जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। स्कैम बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।